रहे हैं आप लोगों की तैयारी में। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर कि आप लोग मॉडल टेस्ट पेपर से पढ़ते हो एमटीपी से। मैं भी किस टाइम में सीपीटी में था, एक बात मैंने एक्सपीरियंस करी उस टाइम में, वो ये कि जो लेवल एमटीपी में दे रखा है वो एक लेवल है सीपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सीपीटी का बच्चा ये सोच सकता है वो एक लेवल है, और जो क्वेश्चन पेपर आता है ना वो एक लेवल है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बनाया जाए। तो आप लोगों का दिसंबर 16 अटेम्प्ट होने वाला है। मैं आपको अभी सॉल्यूशन दे रहा हूँ जून 16 का। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अकाउंट्स के 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट 30 क्वेश्चन कल तक अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पर। आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको टिप्स दूंगा इससे रिलेटेड, तो टिप्स भी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइस, एंड नाउ यू स्विच टू दी। चलिए थी शुरू करते हैं आप लोगों का पेपर का सोल्यूशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का पेपर का जो आया वो आया, एक मिनट, कि जो अ बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इज नोन एज, बिल को ड्रॉ किया गया लिखा और एक्सेप्ट किया गया इज नोन एज अकोमोडेशन बिल। कोई और ऑप्शन देते तो वो भी हो जाता, बट अकोमोडेशन ही अवेलेबल था। बिल एंड ड्रॉन एक्सेप्टेड अकोमोडेशन बिल आपको पता है ना, जो म्यूचुअल कंसेंट के लिए आप वो किए जाते हैं ड्रॉन, वो वाले बिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न को कैसे पता लगाया जाता है? आप उसके लिए जो बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं उनको चेक करते हो, ट्रायल बैलेंस देखते हो, या अकाउंटिंग रिपोर्ट्स देखते हो? जी हम कहेंगे आप अकाउंटिंग रिपोर्ट्स देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। इसमें आपका सारी लेजर, फाइनल अकाउंट्स और आगे की जो बनती है चीज़ें आपने पढ़ी होंगी 12th क्लास में, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज, कंपैरेटिव बैलेंस शीट वगैरह, ये सब इसके अंदर अकाउंटिंग रिपोर्ट में इंक्लूड होता है। तीसरा क्वेश्चन, बीआरएस किसका पार्ट है? बहुत पुराना क्वेश्चन है, ऐसे काफ़ी टाइम से पूछता है, इस क्वेश्चन को पूछता आ रहा है और हर बार मैं इसका आंसर यही होता है, बीआरएस किसी का पार्ट नहीं है, क्योंकि बीआरएस बनाना कंपलसरी नहीं होता। बीआरएस हम तभी बनाते हैं जब हमारी पासबुक और कैशबुक का बैलेंस मैच नहीं करता। अगर वो मैच करता है तो हमें बीआरएस बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझिए ना। लेजर तो कंपलसरी है, अदर चीज़ें कंपलसरी है, उनके बिना आप फाइनल अकाउंट बना ही नहीं सकते। बीआरएस तो अगर आपका कैशबुक पासबुक बिल्कुल मैच करिए आप बनाओगे नहीं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट किस पे? कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं और एमपी पे, जो भी कम, किस प्रिंसिपल की वजह से? कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इसके 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में आराम से, खुले खुले, और बड़े आसान होते हैं प्रिंसिपल। आप लोग कमेंट करो, मैं इसके लिए एक रिवीजन वीडियो बना दूंगा प्रिंसिपल्स के लिए, आपके प्रिंसिपल और एएस के लिए, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर, डिबेंचर किस तरह के हो सकते हैं? तो देखो पहले आंसर देख लो, हर तरह के हो सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा एक एक डिबेंचर कौन कौन सा किस तरह का होता है। मॉर्टगेज डिबेंचर मतलब कोई चीज़ गिरवी रखी, कोई चीज़ ली, उसके बदले गिरवी नहीं रखे, मॉर्टगेज अपने डिबेंचर गिरवी रख दिया उसको। ये सिंपल डिबेंचर जो होते हैं, रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड होते हैं, रिडीमेबल जो रिडीम हो जाएंगे, मतलब कुछ साल बाद हम आपको उन्हें वापसी कर देंगे, ठीक है। इरिडेबल जो नहीं होंगे, कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं होंगे। सुना होगा आपने, सारे पढ़े हुए होंगे ये सारे, ठीक है। तो हर तरह के डिबेंचर होते हैं, इसलिए आंसर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन, इसमें ज़्यादातर बच्चों ने गलती क्या करी होगी? पहले क्वेश्चन पढ़ लो। टोटल एसेट्स ये है, ठीक है जी, सिक्योर्ड लोन ये है, अनसिक्योर्ड लोन ये है, कंडीशन लायबिलिटी ये है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया आप कैपिटल बताओ कितनी है, बता देंगे जी, 1 मिनट दो। आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या? एसेट्स, शॉर्ट में लिखता हूँ तो लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला पढ़ा है। कैपिटल को बाहर ले आओ, कैपिटल बाहर आ गई, ठीक है जी। अब क्या रहा? तो हमें कैपिटल निकालनी है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, बस आपको इतना करना है, ठीक है। बस आपको इतना करना है, इतना करके आपका काम हो जाएगा। इसमें जो गलती करते हैं, मैं आपको बता रहा था बच्चे क्या गलती करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। गलती ये करी आते हैं, एक मिनट इरेज कर दें सारा।
जो ये फॉर्मूला सबको पता होता है, बेसिक फॉर्मूला है, वो टोटल एसेट्स में से सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन और कंटीजेंट लायबिलिटी तीनों माइनस कर जाते हैं। आंसर मैच भी कर जाता है और गलत भी हो जाता है। आपको सिर्फ इतना करना है, टोटल एसेट्स में से सिक्योर्ड लोन माइनस कर दो, सिक्योर्ड लोन माइनस कर दो, अनसिक्योर्ड लोन माइनस कर दो। कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर भी फुट नोट में दिखाई जाती है। फुट नोट में से दिखाई जाती है क्योंकि हम इसको बुक्स में ट्रीट नहीं करते, ठीक है, बुक्स में ट्रीट नहीं करते, इसलिए कंटीजेंट इसको फुट नोट में दिखाते हैं। तो आप यहाँ माइनस क्यों कर रहे हो? कैपिटल निकालने के लिए। कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, कॉमन सेंस लगाओ। 7वां क्वेश्चन, इंश्योरेंस क्लेम कंपनी से मिला, ठीक है, किस तरह का एक्सपेंडिचर है? पहले तो बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट होती कौन सी है? जो कभी कभार होती है, रिवेन्यू जो आए दिन होती है, सेल्स हुई जैसे, रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल, अभी बताओ, मशीन में रोज तो आग लगती नहीं कैपिटल है भाई, हमारी कैपिटल खत्म हो गई, उसका बदला हमें कंपनी से रिम्बर्समेंट मिल गई, कैपिटल रिसिप्ट बन गई, ठीक है। कोई क्वेश्चन में बुरी वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आए कमेंट कर देना, एक मैं आपको ठीक से बता दूंगा उसके बारे में क्या बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो मैं थोड़ा तेजी से बताऊंगा ठीक है। तो फटाफट से देखो अगला 8वां क्वेश्चन, कहा गया ओपनिंग इन्वेंट्री 4 लाख, कैश सेल्स 2 लाख, टोटल सेल्स 17 लाख, सेलिंग प्राइस 125% ऑफ द परचेज प्राइस। तो COGS बताओ कितनी, बताओ, इतना आसान क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 125% ऑफ द सेल प्राइस, परचेज प्राइस, मतलब जितने का आप खरीदोगे उसका 125 गुना महंगा बेचोगे 25% करके। तो सबसे पहले ना, जब भी परसेंटेज की बात आई, यहाँ समझ लो, ऐसे बनाया करो, हमने मान लो 100 रुपये का खरीदा, ठीक है, तो हम कितने का बेचेंगे? 125 का। अब फटाफट ना अपना कैलकुलेटर उठा लो, बगल में रख लो, उस कैलकुलेटर पे एक काम करो, करोगे क्या, 125 को 125% से डिवाइड कर दो, आंसर ना 100 आएगा। क्या आएगा आंसर? 100 आएगा। बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है। अब करना क्या है आपको, 17 लाख को 125% डिवाइड करना है, 17 लाख को 125% डिवाइड करना है, अपने आप 25% कट के हाथ में आ जाएगा और आंसर आएगा 13,60,000। बस इतना करना है। कोई ये फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, आप लगाओगे वो COGS वाला फॉर्मूला है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, लगे रह जाओगे, नहीं निकलेगा आंसर, टाइम वेस्ट होगा। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन करना है और बड़े क्वेश्चनों में टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे टाइम बचा के चलो। जर्नल, सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन, जर्नल और लेजर में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है? अरे भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है और एनालिटिकल ऑर्डर में होती है। इसके अंदर ना ये पूछना क्या था इनको, जर्नल में कैसे होती है और लेजर में कैसे होती है। 2 डैश देने चाहिए थे, डैश एंड डैश, ये पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन पहले इसको पूछा जाता है डैश एंड डैश करके ठीक है। तो हो सकता है थोड़ी मुझसे ही टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, कोई बात नहीं तो जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है और लेजर में ये। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझते हो ना, जिस तरह से ट्रांजैक्शन होती है उसी तरह से उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर 10 तारीख को गुड्स बिके हैं और 12 तारीख को बिके हैं तो 12 वाले बाद में रिकॉर्ड करो, 12 वाले पहले नहीं कर सकते आप रिकॉर्ड। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब। 10वां क्वेश्चन, सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से शेयर एप्लीकेशन में कम से कम कितना होना चाहिए? पता है आप लोगों को, 25%। क्वेश्चन नंबर 11, अगर अगेन देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इजी, लेकिन अगर आप हवाबाजी में पढ़ रहे हो ना तो यही आपको डुबाएंगे, ये याद रखना। ये मैंने पहले ही आपको मार्क कर दिया, डाउटफुल डेट्स। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम हो जाएगा तो क्या होगा? बच्चा आंसर क्या आएगा? लाइबिलिटी कम हो जाएगी, वही गलत। डेटर्स थोड़ी कम हुए हैं, सोच के देखो, आपके क्राइटेरिया थोड़ी कम हुए हैं जो आप ये वो लायबिलिटी कम कर रहे हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहाँ पे लेके जाते हो? ये देखो, P&L बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, यहाँ दिखाते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर ये कम हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ नहीं जाएगा? दिमाग लगाओ, अगर ये कम हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ नहीं जाएगा आप लोगों का? यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, आंसर भी यही है। अगेन अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा पता होगा आप लोगों को।
5/1/16 को मिस्टर ए ने मिस्टर बी के नाम 30 दिन के लिए बिल लिखा। कभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आए और उसमें लिखा हुआ मिल जाए आफ्टर साइट, क्या लिखा मिल जाए? आफ्टर साइट। बस कान खड़े कर लो अपने और ये समझ लो इस बिल के जो 30 दिन है ना वो एक्सेप्टेंस के बाद शुरू हुए हैं। लॉजिक बताओ याद रखने का क्या लोगे? आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है? देखने के बाद, मैंने देखा तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, दिन गिनने उसके बाद शुरू करो। इस क्वेश्चन में हमेशा एक्सेप्टेंस की डेट गिवन होगी। अदरवाइज समटाइम्स आफ्टर साइट वाला क्वेश्चन नहीं भी होता तो भी एक्सेप्टेंस की डेट दे देते हैं बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको पता है आफ्टर साइट अगर गिवन होगा तो एक्सेप्टेंस से शुरू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब 8 में 30 दिन जोड़ो, महीना खत्म। 31 का महीना होता है, पहला महीना, ठीक है। तो 10 तारीख हो गई, 10 तारीख नहीं बनेगी, 8 से 8 गिनो, 7 तारीख को 31 दिन खत्म हो जाएंगे, 3 दिन ग्रेस के जोड़ लो, 10 आ गया। ठीक है जी। परचेज 25 लाख, 70% गुड्स बिक गए, बाकी इन्वेंट्री को हमने 5 लाख पे वैल्यू करा 7.5 लाख की बजाय। 25 लाख का 7.5 लाख, 25 लाख का 70% करोगे तो समथिंग 17,50,000 आता है। तो 7.5 लाख की इन्वेंट्री बच गई क्लोजिंग। तो वो कह रहा है 5 लाख पे क्यों करा? क्योंकि हो सकता है उसकी वैल्यू ही 5 लाख की हो, मार्केट वैल्यू कम है। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का अभी आज पीछे क्वेश्चन आया था, सेम वही दोबारा पूछ लिया। और ये वाला क्वेश्चन तो आपके आईसीआई मॉड्यूल में भी गिवन है, प्रैक्टिस और एमटीबी वगैरह में भी कोई जगह गिवन है क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 14, जब डेल क्रेडिटर कमीशन पे करी जाती है तो बैड डेब्ट किसके अकाउंट में डेबिट होती है? जो कंसाइनी है वो किस अकाउंट में डेबिट करता है? पता है ना डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होती है? डेल क्रेडिटर कमीशन अगर एक बार दे दो तो कंसाइनर को झंझट लेने की जरूरत नहीं है बैड डेब्ट का। अब बैड डेब्ट कंसाइनी संभालेगा, बैड डेब्ट हुई तो बेटा तेरी जिम्मेदारी, मैं नहीं जानता, तो इसको कमीशन अर्न अकाउंट में ले जाएगा, कमीशन वहां से मिलेगी, कमीशन अकाउंट को डेबिट कर देगा वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक विल बी डैश टू द अकाउंट होल्डर। एसेट भैया, एसेट। एटीएम से विड्रॉ करा है कभी आप लोगों ने अपना? एटीएम से विड्रॉ करोगे ना तो आपके फोन में मैसेज आएगा योर अकाउंट विल बी डेबिटेड विद दिस। अब अकाउंट डेबिटेड विद दिस का मतलब विड्रॉ, और अगर बैंक में पैसे डालोगे तो क्रेडिटेड विद दिस। डाले तो एसेट बढ़ गई, उन्होंने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट बैलेंस ही पूछ रहे हैं आपसे, इसलिए एसेट। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा आप लोगों से ये गया कि पी एन क्यू तो पार्टनर्स थे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 5/53, आर आया 1/5 शेयर पे, 1/5 शेयर पे आर आया, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता दो। कभी भी कोई सा भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो, इन लाइक सीपीटी हो, आईपीसीसी हो, कुछ भी हो, किसी भी लेवल पे आप लोग पढ़ रहे हो, अगर पार्टनरशिप के क्वेश्चन में पार्टनर आए ऐसे टीएच शेयर वाले में, 1/5 शेयर वाले में, सीधा करा क्या करो, 1 में से 1/5 कम कर दो, 1 में से 1/5 कम कर दो, कितना आएगा? अरे बोल दो, 4/5, 4/5 आएगा। अच्छा, पुराने वाले पार्टनर्स कौन कौन है? एक तो पी है और एक क्यू बाबा है, इनकी हमें क्या निकालनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पी का शेयर बताओ, 5/8, ठीक है जी। इसका 3/8, 3/8। इनको मल्टीप्लाई कर दो दोनों शेयर्स को, किससे? 4/5 से दोनों साइड। क्योंकि देखो ना, 1/5 शेयर तो नया पार्टनर ले गया, तो 4/5 ही तो बचे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए, उससे हमने उनके शेयर को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकाल लिया। अब इनसे जो भी आए ना, जो भी आए, जैसे इससे आ जाएगा 20/40, 40। इससे लिखने में इतनी प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, थोड़ा वर्ड्स एडजस्ट कर लो टेढ़े मेढ़े। और इससे आ जाएगा 12/40, ठीक है। ये आ गए इनके न्यू शेयर। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला निकाल लो, लगा लो, ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड का, और ये आंसर निकाल लो, ठीक है। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखो जी, ये तो उसका क्वेश्चन है हिडन गुडविल का, एक सीधा सीधा चार्ट है। कहो तो कमेंट कर देना या अपनी मेल आईडी मुझे मेल कर देना है, मेरी मेल और मेरा नंबर आपके पास है, बता देना उस पर, मैं आपको इसका पूरा चार्ट भेज दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। पार्टनरशिप के पास नोट्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है, नोट सेंड कर दूंगा आपको।
या कहोगे तो इस वीडियो के नीचे लिंक में लगा दूंगा। शेयर कैपिटल एस लिमिटेड की 80 लाख है, ठीक है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और आईसीआई मॉड्यूल में भी दे रखा है ठीक है। अब वो कहता है कि 100 रुपए की एक शेयर है, तो मतलब 80,000 शेयर हो गए, ठीक है। फाइनल कॉल बनाने तक, फाइनल कॉल करने तक कोई कॉल ही नहीं हुई, आउटस्टैंडिंग कॉल नहीं हुई, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। लेकिन फाइनल कॉल जो आई ना, पे की गई, वो 77,500 शेयर पे की गई। इसका मतलब 2500 शेयर पे नहीं की गई, इसका मतलब 2500 शेयर पे नहीं की गई। अच्छा, वो कहता है कि 67,500 रुपीज नहीं आया हमारे पास। इस क्वेश्चन को करने का वो समझ लो ट्रिक है, 1 मिनट में क्वेश्चन कर दोगे आप अभी। सीधा जो 2500 है ना, इसको डिवाइड कर दो किससे, इस वाली अमाउंट से, 67,500 से, 67,500 इससे डिवाइड कर दो, सीधा आंसर 27 आएगा। चाहो तो करके देख लो कैलकुलेटर पे अपने, ठीक है। बस इतना करना है आपको इसमें। आगे बढ़े 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन, रिपेयर कॉस्ट 30,000, वाइट वॉश का खर्चा 6,000। बाकी क्वेश्चन पढ़ लेना, फटाफट बता दूं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। उसने पूछा खर्चा बता दो कितना हुआ है, खर्चा हुआ है भाई सीधा 36,000, लेकिन बच्चे इसको 330 और 358,800 पता नहीं कैसे लिखाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। सबको जोड़ लो, 358,800 हो जाएगा, बच्चा पागल हो जाएगा सुन के कि ये कैसे हुआ और 36,000 आंसर क्यों। उसने ध्यान से सुन लो, खर्चा पूछा है, खर्चा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। खर्चा मांगा है, रेवेन्यू खर्चा मांगा है, कैपिटल नेचर का खर्चा मांगा है, ठीक है। तो उसने अभी खर्चा मांगा है, ध्यान से सुनना। कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, मतलब मान लो 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 4 की कर दी, एक्सटेंशन करा दी, कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं हो गया। कॉस्ट ऑफ वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग बदलवा दी 22,800 की, कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं हो गया, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही बिल्डिंग के अंदर एक। ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग। तो 2 ही तो खर्चे बचे जिनको मैं खर्चा रिगार्ड कर सकता हूँ, एक तो रिपेयरिंग का और एक सफेदी का यानी वाइट वॉश का। बस यही तो करना है आपको। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व 36,000 से। 20वां क्वेश्चन देख लो फटाफट। 20वां क्वेश्चन मैं आपके लिए बना देता हूँ, मुझे लगता है बनाना पड़ेगा, बाकी ये बेटर रहेगा आपने एक बार खुद बना लेना। इसको पढ़ा होगा, जो भी बुक आप रेफर करते हो वहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या कैसे बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट। बस वही करना है आपको, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है इसके अंदर, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट यहाँ दिखा देना, उसके एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाते थे ना, उसका कॉम्बिनेशन है ये। शॉर्ट ट्रिक याद रख लो इसको करने की, क्या ट्रेडिंग और पीएनएल का कॉम्बिनेशन है ये। सारे खर्चे यहाँ, सारी इनकम और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ। अब देखो 1 मिनट जरा ये सांप मिटा दो जो बनाया मैंने। ठीक है, तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट यहाँ, कंसाइनमेंट के खर्चे यहाँ, ठीक है। सेल्स दोनों तरह की यहाँ, सेल क्रेडिट और कैश। क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ, ऑर्डिनरी कमीशन खर्चा है यहाँ, डेल क्रेडिटर कमीशन यहाँ। अब क्वेश्चन में छोटा सा कैच है, देख लो समझ लो। डेल क्रेडिटर कमीशन दे रखा है, पीछे बताया था डेल क्रेडिटर कमीशन दे दो तो बैड डेट्स हम नहीं भुगतते, ये 2000 लेस मत करना, वरना आंसर 36 आएगा। और ऑप्शन दे रखा है, सीधा -2.5 हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आपका प्रॉफिट आ जाएगा 36,000। इधर का टोटल आएगा आपका शायद कितना, 2.5 लाख। इधर का टोटल 2.5 लाख आएगा और 38 आपका प्रॉफिट आ जाएगा कंसाइनमेंट पे। चलो जी बच्चों आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21, छोटा सा क्वेश्चन अगेन। कहा, क्वेश्चन ने कहा कि एरर्स को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। ट्रायल बैलेंस से पहले ही पता लग सकती है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फाइनल अकाउंट से पहले ही पता लगती है। अगले साल पता लगे तो किस अकाउंट में डालते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पता है ना। बस एप्रोप्रिएशन नहीं बेटा, एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके जी, अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन। 31 मार्च 2015 को गुड्स बिके 50,000 के, ठीक है। 20,000 की इन्वेंट्री बच गई। बच्चा इतना कंफ्यूज रहता है इस क्वेश्चन के अंदर,
छोड़ ही आते हैं बच्चे, कहते हैं नहीं आता। एक बात याद रख लो, आज से मेमोनिक बना लो, जो हम करें वो ट्रांजैक्शन, जो हो जाए वो इवेंट। दोबारा बोलो, जो हम करें वो ट्रांजैक्शन, वो जो हो जाए वो इवेंट। गुड्स बेके ट्रांजैक्शन, क्लोजिंग स्टॉक हमने कहा बचने को, नहीं अपने आप बच गया ना, इवेंट। इवेंट अभी ये कहता है क्लोजिंग स्टॉक इतना बचा हुआ है, गुड्स बिके इतने के, बताओ क्या, ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगला डेप्रिसिएशन का रेट निकालो। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो आप लोग भी 1 मिनट में कर लोगे। 3,50,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 3,50,000 माइनस 50,000। ये क्या हो रहा है आज, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक से लिखता हूँ, लोगों के लिए समझ भी नहीं आ रहा होगा आपको। 3,00,000 माइनस 50,000, 50K। ठीक है, 3,00,000 में से 50,000 क्यों घटा है? 3,00,000 कॉस्ट, बाकी स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल ईयर्स, यानी 5। आंसर जो भी आए उसको, जो भी आंसर आए उसको डिवाइड कर दो कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, यानी अगेन 3.5 से आंसर आएगा समथिंग आपका 17.14%। 17.5 मत करिए ना, गलत हो जाएगा, कहीं राउंड ऑफ करके 17.5 करिए, और नहीं राउंड ऑफ करके आएंगे हम तो, बस -2.5 भी कराए ना, दूसरा अटेम्प्ट भी दे लेना। ठीक है, सबसे बड़ी बात उनने बोल दिया क्वेश्चन में SLM लगाओ, तो SLM वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, अभी रिपीट किया था ना मैंने, वही फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ फटाफट। ओपनिंग इन्वेंट्री 23,200, ये सब इतना इतना, अरे बेटा इतना इजी क्वेश्चन। COGS, पीछे फॉर्मूला डिस्कस किया था मैंने, वाला किया था, भूल गए होंगे। COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके जी, ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर आएगा ये। इसमें होगा क्या, आपकी जो वो है ना, यहाँ से टोटल ये 23,200 माइनस 24,000 करोगे, -800 आएगा, -800 आएगा। इधर ले आके उसको प्लस कर देना, जोड़ देना इसमें 3/800 में। 3/800 में जैसे आप 800 जोड़ोगे, कैलकुलेटर पे कर सकते हो अगर साथ लेके बैठे हुए हो तो, और आपका आंसर आ जाएगा 3,23,600। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। हमारा स्टॉक जल गया फायर से, कंपनी ने पूरा इंश्योरेंस क्लेम दे दिया। ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री बताना जरा क्या होती है। बाय इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, स्टॉक की जगह जब क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे वो तो लिखेंगे अगर बचा हुआ है तो, और बाकी इंश्योरेंस क्लेम लिख देंगे। तो वहीं से एंट्री बना लो, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बस इतना ही करना है आप लोगों को। हाईलाइट तो कुछ नहीं करना ना इसके अंदर, छोटा सा है, सिंपल। 4th आंसर मैंने पहले बोल्ड करा हुआ उसको। ओके जी, ध्यान से देखना है वाला क्वेश्चन, बच्चे गलत करते हैं पहले क्वेश्चन को। 1000 शेयर WYE लिमिटेड को रिडीम करने थे, 1000 शेयर। ठीक है जी, हाँ मैंने ऐसा क्यों किया देखो, 1000 शेयर 100 का 1, 10 रुपए प्रीमियम, तो कितना हो गया 110 गुना 1000, 1,10,000 आंसर आएगा आपका। यह आपका आ गया 1,10,000। जनरली साहब इन सबको भूल जाओ, कुछ नहीं होता ये। 5,000 इक्विटी शेयर उसको रिडीम करने थे, 1,10,000 रुपए, उसके बदले उनने करा क्या, 5,000 इंटू 100 10 कितना हो गया 50,000, कितना हो गया 50,000, उसमें 10 और जोड़ दो 20% प्रीमियम पे 60,000। 1,10,000 देने थे, 60,000 में निपटारा कर दिया तो 50,000 बच नहीं गए कंपनी को। सारा कहाँ जाएगा, CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए 50,000 कैपिटल रिजर्व में। ये देखो ये हो गया ट्रांसफर, बस सिंपल। 27वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन कहता है 1,600 का क्रेडिटर रिजर्व बना हुआ था, हम उसे 1,100 करना चाहते हैं। भाई PNL अकाउंट में 500 रुपए जाएंगे। बच्चा कंफ्यूज होता है डिस्काउंट रिसीव से, 1,000 रुपए ये भी तो हैं, 1,500 जाएंगे। गलत, 500 रुपए जाएंगे, 1,000 रुपए तो मिल चुके ना हमें। हमने अपनी लाइबिलिटी 600 से खड़ी करी हुई थी, अब हमने उसे 1,100 कर दी, तो 500 रुपए का फायदा हो गया। 500 का फायदा कहाँ जाएगा, PNL अकाउंट में भाई। 28वां क्वेश्चन, डेफिनेशन है ये तो,
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आती होगी, 12th क्लास से पीछे पड़ी हुई है बोर्ड एग्जाम से आप लोगों की। रिजर्व कैपिटल, वो कैपिटल जो कंपनी ने अभी तक बुलाई ही नहीं, अनकॉल्ड कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कहते हैं। और कंपनी चाहे तो लिक्विडेशन के टाइम अपने शेयर से मंगा सकती है। आईपीसीसी में आप लोग इसको इन डेप्थ पढ़ोगे कंपनी लॉ के अंदर। डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट भी एक डेफिनेशन है। इज पेएबल बिफोर द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड ऑन शेयर्स। हाँ बिल्कुल, जो डिविडेंड पे डिवेंचर पे इंटरेस्ट हो सबसे पहले दिया जाता है, क्योंकि वो एक तरह का उधार माना जाता है, और इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में दिया जाता है। नॉलेज के लिए रख लो। 30वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का। सॉवली ने 50,000 का बिल बना के रखा टोबी पे। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि 50%, 50 पैसे रिकवर हो जाते हैं 1 रुपये में, तो 50,000 में 25,000 रिकवर हो जाते हैं। बस 25,000 ही आंसर है कि बैड डेब्ट कितने की होगी, 25,000 की। बच्चा हमारा पागल है, वो करता क्या है, 50,000 में से पहले 2 महीने का 18% इंटरेस्ट माइनस करेगा। क्या करेगा, 2 महीने का 18% इंटरेस्ट माइनस करेगा, जो कि आएगा 750, 1,500 रुपये। वो लेस करके उसे 50% करता है और आंसर गलत कर देता है। अरे बिल तो हमने 50,000 का ही काटा था, डिस्काउंट बैंक से कराया था, वो तो इंटरेस्ट बैंक ने काटा था, हमें कम होके मिले थे 1,500। समझ रहे हो, 47,500 तो हमें मिले थे, 48 सॉरी। तो हम तो सौबी को काटा है ना हमने, नहीं डोबी को, तो डोबी से हम तो पूरा मांगेंगे ना 25,000 रुपये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में अगले 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद सी एजुकेशन और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को।